आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें कि हम डीसी सप्लाई जैसे कि जनरेशन होता है, उसके बाद ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम ट्रांसमिशन से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसमिशन के मेन जो स्विच गियर, उसमें स्विच गियर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने कर भी लिए हैं। तो इनको स्टार्ट करेंगे आज कि क्या होता है ट्रांसमिशन में, क्या क्या इक्विपमेंट हम यूज करते हैं और क्या क्या सेफ्टी यूज करते हैं, क्या हम वहां पर फॉल्ट की कंडीशन में क्या हम, और स्विच गियर डिवाइस एक एक रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज हो गया, उन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसको हम शॉर्ट तरीके से रिवीजन करेंगे ताकि जो आने वाली एग्जाम्स है, एई जेई जितनी भी रहेगी उसमें, और एसएससी जेई की, आरआरबी जेई की, और टेक्नीशियन के लिए भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में एलपी के एग्जाम के लिए भी अभी उसकी 19 और 20 को एग्जाम है। तो आरआरबी जेई और एलपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमपी जेई के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी हो गई इलेक्ट्रिकल से संबंधित वैकेंसी, और उसमें जो सिलेबस है, सेम सिलेबस इसमें आता है। बाकी उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बड़ा और घटा सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बेसिक रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो, डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। डीसी सप्लाई में क्या करेंगे कि पावर को जनरेट क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहले पावर को जनरेट कर रहे हैं। जनरेट करने के पश्चात हमें क्या करना है, उसको ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिट इसलिए कि जैसे हम 500-600 किलोमीटर में हम दूर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर पावर, तो हर शहर में या बड़े शहर में हम न्यूक्लियर पावर को नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसके रेडिएशन रहते, उसके भी कुछ हमारे लॉसेस होती, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इफेक्ट रहता है। इस कारण से दूर हम जब यूज करते हैं, उसको जनरेट कर देंगे हम। उसके बाद हमें क्या करेंगे, गांव में उसके फैक्ट्री में लाना पड़ेगा उसको। जहां पर भी हमें बिजली की आवश्यकता है वहां पर उसको ले जाना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन जितनी लंबी रहेगी उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। उसके बाद तो उसको यूटिलाइजेशन स्टेशन पे ले जाके क्या करेंगे हम उसको, कि पास में ले जाके और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, जनरेशन करा। जनरेशन में आता है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, और न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर स्टेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के जनरेशन पे आते हैं। हम इसको जल्दी ही रिवीजन करके फिर जनरेशन को भी उठा लेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप किया हूँ। ठीक है, सेकेंडरी आते हैं हमारे पास, ट्रांसमिशन आते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम जिसे हम संचरण प्रणाली कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ट्रांसमिट करने के बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम इसको। ठीक है, जनरेशन, देखो एक डायग्राम, जो सर्किट डायग्राम है, लाइन डायग्राम, जो ये देखते हैं हम, जनरेट किया हमने। और जनरेशन वोल्टेज को हमने क्या करा, हमारे इंडिया में 11 केवी तक हम जनरेट करते हैं। ठीक है, कितने, अब ध्यान देना कि इंडिया में कितने जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली, तो ये होती है 11 केवी। 11 केवी को हम ट्रांसमिट करते नहीं। क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर हम कम वोल्टेज पे ट्रांसमिट करेंगे तो हमारे पास क्या है, कंडक्टर की आवश्यकता ज्यादा रहेगी, और उसमें लॉसेस आई स्क्वायर आर लॉसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग हमने पैरामीटर्स को देखा, और उसको मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखने के बाद हमें यह पता चला कि हमें क्या करना चाहिए, कि अधिक वोल्टेज पे ट्रांसमिट करना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक ट्रांसफार्मर का यूज करा है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि डेल्टा टू स्टार में जुड़ा हुआ है। ठीक है, किस में जुड़ा है, डेल्टा टू स्टार में। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है, जो कि मतलब 132 केवी बढ़ा देगा, या फिर उसको ज्यादा और बढ़ाना चाहे तो हमें जैसे 700 केवी के बीच में भी ले जा सकते हैं हम इसको, 440 केवी। जितनी लंबी लाइन रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे और उसको ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ तक ले गए और उसके बाद हमें पता चला कि हमें क्या करना है, और पास में लोड देना है। जैसे कि यहाँ से हम अलग अलग लोड दे रहे हैं, एक यहाँ पर गया और एक इधर गया, ये अलग अलग लोड आया है सेकेंडरी ट्रांसमिशन में। तो उसको हमने क्या करा, 132 केवी तक हमने वहां से जनरेशन से ट्रांसमिट किया। ठीक है, उसको फिर हमने क्या करा, 33 केवी में क्या कर लिया, स्टेप डाउन कर लिया। तो अब हम वहां पर भी हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता थी, दोनों के बीच में क्या है, एक ट्रांसफार्मर लगा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर यहाँ पर क्या है, स्टेप डाउन के लिए डेल्टा टू, सॉरी, स्टार टू डेल्टा में हम इसका यूज कर रहे हैं।
तो यह याद रखना कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग रहती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, स्टेप अप के लिए कैसे यूज कर रहे हैं हम, डेल्टा टू स्टार में, और स्टेप डाउन के लिए स्टार टू डेल्टा में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बढ़ेंगे और आ जाएगा हमारे पास एक ट्रांसफार्मर जो 33 केवी का हम यहाँ पर है यूज करेंगे। 33 केवी से हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है 33 केवी से। ठीक है, 33 केवी से हम अलग अलग ग्रिड के ऊपर जो रहती है ना, गांव में या शहर में अलग अलग ग्रिड रहती, 33 केवी बाई 11 केवी वहां तक जाते। और उसके बाद यहाँ से हम भेजते 11 केवी से फीडर जाता है, जो अलग अलग लोड में, अलग अलग कॉलोनी में, अलग अलग गांव में, जैसे ग्रामीण में रहेगा तो उसमें गांव में जाएगा। ठीक है, तो वहां जाकर वो क्या करेगा, 11 केवी को उसको कन्वर्ट करेगा 440 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये लोड हम ले सकते हैं। दोनों फेज के बीच में हम देखेंगे तो 440, और फेज और न्यूट्रल के बीच में देखेंगे तो हमारा 230 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा स्टार, डेल्टा टू स्टार में रहेगा। ये हमने क्या करा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर, देखो यहाँ पर भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, लेकिन यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लेकिन हमने सेकेंडरी को स्टार में कनेक्ट करा, इसलिए कि क्योंकि सेकेंडरी हमें न्यूट्रल पे मिलता है। ठीक है, देखो ये आर हो गया, वाई और ये बी, लेकिन ये बीच वाला पॉइंट ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है कि हम किस तरह से कनेक्शन करें और किस तरह से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक मैंने इतना पूरा, अब इतना डायग्राम रहेगा, उसमें हम क्या क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और क्या हमारे साथ सेफ्टी के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी को देखना है। तो अब हम देखते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन होता क्या है। ठीक है, तो जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन के तक हम इलेक्ट्रिकल पावर पहुंचाने वाली 3 फेस रहती है, और 3 वायर इसमें यूज करते हैं, हाई वोल्टेज बोलते हैं जिसको, जो कि लाइन की प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाती है। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या है हमारी, ये हो जाएगी जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक जो इलेक्ट्रिकल पावर हम सप्लाई कर रहे हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। ठीक है, और इसमें 3 फेस और 3 वायर का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गई हमारी। एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन हमारे पास ये है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या है, मेन सब स्टेशन से आसपास के गांव में हम भेजेंगे। मेन सब स्टेशन रहेगा, वहां से हम आसपास के गांव में या शहर में भेजेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर पहुंचते वहां पर भी हम 3 फेज एंड 3 वायर का यूज कर रहे हैं। 3 फेज और 3 वायर का ही हम यूज करेंगे, ये 3 फेज एंड 3 वायर का आप ध्यान देना। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, अब मैं आपको बोला प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन, दोनों के बीच में कुछ भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, जनरेशन से सब स्टेशन के बीच में हमने जो बड़ा सब स्टेशन रहेगा वहां तक भेजा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है प्राइमरी ट्रांसमिशन। लेकिन वहां सब स्टेशन से हम किसी गांव में भेज रहे हैं या यूटिलाइजेशन की किसी स्टेशन के पास में भेज रहे हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन शहर में स्थित सब स्टेशन के पास में, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिकल पावर पहुंचाते हैं। 3 फेज 3 वायर रहती है भी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाएगी। कैसी लाइन रहेगी, 3 फेज 3 वायर रहेगी, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रहेगी, जो कि हम इसका यूज कर रहे हैं। इसमें ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे हम स्टार टू डेल्टा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफार्मर का हम यूज कर रहे हैं इसमें। और हम कैसे ये है 3 फेज में। अब देखो, मैं आपको बोलता सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक लाइन ले आए, 3 फेज लाइन आए वहां पे, और वो आए हमारे पास 11 केवी आई। अब हमें 11 केवी डायरेक्टली हम घरों में यूज करेंगे तो हमारे पास बड़े बड़े इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। हमारे पास छोटे इक्विपमेंट है जो कि ऑपरेट होते हैं 440 230 वोल्ट, बल्ब और फैन वगैरह ये ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो अब हमें कम वोल्टेज की आवश्यकता रहेगी, तो हम क्या करेंगे इसको, कि हम 3 फेज से 3 फेज जो रहेगा 3 वायर का, उससे हम क्या कर रहे हैं भाई, उसको हम कर लेंगे 4 वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 वायर में, और हमें 440 वोल्ट सेकेंडरी पे चाहिए। कितना चाहिए, 440 वोल्ट।
तो हम ये कन्वर्ट ट्रांसफार्मर की सहायता से करेंगे, तो वहां से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है और हम फिर घरों में ले आते सर्विस लाइन के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब मैं जनरेटिंग वोल्टेज की बात करता हूँ। जनरेटिंग वोल्टेज में क्या होता है वो देखते हैं। जनरेटिंग वोल्टेज होता है, अगर हम जिसमें वोल्टेज को जनरेट कर रहे हैं उसको जनरेटिंग वोल्टेज कहेंगे, तो 33 केवी से 21 केवी, 16.5 केवी और 11 केवी मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये 11 केवी हम इंडिया में जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रहे जो बड़ी बड़ी सिटी हो गया, बड़े बड़े देश हो गए, जो विकसित देश है वो 33 केवी भी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 6.6 एंड 3.3 जो रहेगा जनरेशन वो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होता है। अब ट्रांसमिट कहाँ तक हम कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला, जनरेट हम किस किस वोल्टेज पे कर रहे हैं वो देखा हमने। अब ट्रांसमिशन वोल्टेज देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला 700 का बोला था मैंने, तो 765 हो गया यहाँ पे, और 750 हो गया, और ये 1200 हो गया। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि हम इसके ऊपर मतलब ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे कि हम 12, अभी तक इंडिया में 700 तक हमने इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन 1200 तक हम अभी ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग कंट्री जो विकसित देश है वहां पर यूज किया जा रहा है। ये ट्रांसमिशन वोल्टेज है, 400 केवी है, 220 केवी, 132 केवी, 110 केवी, 66 केवी और 33 केवी। ये 33 केवी की जो लाइन रहेगी वो ट्रांसमिशन वोल्टेज के अंदर आएगी। आप ध्यान रखना कि ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन कौन से है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। अब 33 केवी से जैसा नीचे आया वो डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट 11 केवी पे होगा, 6.6 एंड 3.3 एंड 400 वोल्ट, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। तो आप इसको ध्यान देना कि मैंने बोला कि जनरेशन वोल्टेज क्या है, ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या है एंड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट किस वोल्टेज से हम कर सकते हैं, कौन कौन सा वोल्टेज है उसको देखना है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन, एसी या डीसी दोनों सप्लाई में कर सकते हैं हम। लेकिन हम सबसे बेस्ट कौन सी है और अच्छी कौन सी रहेगी उसको हम देखना है। तो उसका हम सीधे ही बिना यूज के हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बाद हम उसके ऊपर प्रैक्टिकली करा, तो उसके बाद हमारे पास ये नतीजे आए हैं। देखो कि एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन, डीसी ट्रांसमिशन हम ज्यादा यूज करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है उसको देखते हैं हम। सबसे पहले डीसी में क्या रहता है, केवल दो वायर रहती है। ठीक है, क्या रहेगा, एक तो प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। इसमें क्या है, दो वायर हो। ठीक है, इनमें क्या होगा, दो वायर जब हो गए, और एसी में क्या होता है, एसी में तो थ्री फेज में 3 वायर या 4 वायर यूज करेंगे हम। तो हमारे पास कंडक्टर सबसे पहले क्या होगा, हमें कंडक्टर की बचत हो जाएगी अगर हम डीसी में ट्रांसमिट करेंगे तो। ठीक है, सबसे पहले कंडक्टर मटेरियल की बचत। सेकेंडरी बात करें कि डीसी में ना तो एल मतलब इंडक्टेंस होता है और ना ही सी कैपेसिटर होता है। ठीक है, ना एल इंडक्टेंस है और ना ही सी कैपेसिटेंस है। और बात करें कि उसके बीच में फेज डिफरेंस भी नहीं होता है और सर्ज वोल्टेज सर्ज भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेनिफिट है ना। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सर्ज और फेज डिफरेंस ना होने के कारण उसमें क्या है, लॉसेस कम हो गए। क्यों, क्योंकि इंडक्टेंस के कारण भी कुछ ना कुछ लॉस होता है, कैपेसिटर के कारण भी और सर्ज के कारण भी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेनिफिट है। नेक्स्ट है इंडक्टेंस नहीं होने के कारण लाइन वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी सही है। और कैपेसिटेंस नहीं होने के कारण चार्जिंग करंट शून्य होगी, इसलिए डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी इसमें क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है, कैपेसिटर के कारण होता है। और चार्जिंग करंट मतलब क्यों, कैपेसिटर में कुछ ना कुछ चार्ज रहता है। ठीक है, तो कोई ना कोई कोई किसी कंडीशन ऑफ का, जैसे लाइन नहीं है करके कोई वर्क करेगा बिना डिस्चार्ज किए, तो वो उसके ऊपर शॉक लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए चार्जिंग करंट अब इसमें जीरो रहता है डीसी में, अगर हम ट्रांसमिट कर रहे तो। ठीक है, फेज डिफरेंस नहीं होने के कारण उसमें डीसी जनरेटर में पैरेलल में जोड़ना उसमें कैसा रहेगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, उसमें इजीली हम उसको डीसी जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। समान वोल्टेज के लिए एसी की तुलना में डीसी में इंसुलेशन मटेरियल कम लगता है। कितने, समान वोल्टेज के लिए। क्यों, देखो भाई, समान वोल्टेज के लिए अगर हम इसमें कंडक्टर ही हमारा कम लगा,
तो दोनों के बीच में इंसुलेटर भी तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इंसुलेशन में हमें कम लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा डीसी में स्किन प्रभाव नहीं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं, जो कि स्किन इफेक्ट होता क्या है उसको मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा उसको। ठीक है, जितना मैं जल्दी हो सके उतना समझाने की कोशिश करूंगा। स्किन इफेक्ट नहीं होता इसमें, है ना। तो डीसी करंट कंडक्टर को पूरी भाग में मतलब पूरे एक स्किन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि वह पूरे अपने सरफेस से होकर करंट बहता है, ना कि इंटरनल पार्ट में होकर। लेकिन डीसी में ये होता है कि वह पूरे भाग में होकर करंट बहेगा। जैसे ये कंडक्टर है तो इंटरनल में और सरफेस से होकर भी बहेगा। ठीक है, इसमें कोरोना का प्रभाव कैसा रहता है, कम होता है इसमें। ठीक है, अब डीसी के डिसएडवांटेज भी कुछ ना कुछ है, तो डिसएडवांटेज हम देखते हैं अभी। ठीक है, डिसएडवांटेज देखते हैं। कम्यूटेटर की समस्या के कारण कम्यूटेटर, जैसे में जनरेटर पढ़ा है ना, उसमें कम्यूटेटर क्या होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, जनरेटर से भी इसकी समस्या के कारण उसमें क्या होता है कि डीसी को जनरेट करने में हम, जैसे 33 केवी जनरेट होती है बड़े बड़े देशों में, हमारे देश में 11 केवी, इतने हम जनरेट करने के लिए बहुत बड़े हमें जनरेटर, डीसी जनरेटर बनाना पड़ेगा। इसलिए हम इसको है ना 650 वोल्ट से ज्यादा जनरेट नहीं कर पाते डीसी में। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास एक समस्या है कि जो कि हम 650 से ज्यादा नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, इसलिए। और सेकेंडरी बात करें कि इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी को हम ट्रांसफार्मर के द्वारा नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या किसकी आवश्यकता होगी, स्विच और सर्किट ब्रेकर भी इसमें क्या रहते हैं, महंगे रहेंगे। अब रेक्टिफायर की आवश्यकता रहेगी, इन्वर्टर की आवश्यकता रहेगी, तो ये क्या होगा कि ये ज्यादा महंगे पड़ेंगे। ठीक है, तो इस कारण से हमारे पास ये हो रहा है कि हम उसको डीसी में ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन जनरेट हम एसी में कर रहे हैं। ठीक है, और जहां पर ज्यादा लंबी है उसमें ही हम डीसी में करेंगे, नहीं तो पास में रहेगी तो उसको एसी में ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप। ये एक और हमारे पास डायग्राम है कि अगर 11 केवी है और 11 केवी को 500 केवी में हमने कन्वर्ट किया ट्रांसफार्मर से, और इसको हमने ये ट्रांसमिट करें। अब जैसे ही हमने क्या करा, कन्वर्टर का यूज करें और एसी को डीसी में कन्वर्ट करें, तो ये रेक्टिफायर लगाया हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा और हमारे पास अब प्लस माइनस हमारे डीसी ट्रांसमिट होगी यहाँ पे 500। ठीक, 500। उसके बाद फिर हमें इन्वर्टर की जरूरत रहेगी, जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, फिर वो 500 केवी देगा आपको। ठीक है, तो ये इतने बड़े मतलब अलग अलग अधिक खर्चा बढ़ रहे हैं, इसका खर्चा एक्स्ट्रा हो गया हमारा। ठीक है, ये वाला, इसलिए ट्रांसफार्मर की तो आवश्यकता रहेगी। ठीक, तो एसी और डीसी में तुलना करने पर हमें ये ज्ञात हुआ कि हम जनरेट तो करें, किस में करें, एसी में, लेकिन ट्रांसमिशन करें हम डीसी में। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी करें हम एसी में। ये हमें मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये पता चला। किसके बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पावर का जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एसी में करना चाहिए, और ट्रांसमिशन क्या डीसी में करना चाहिए। ठीक है, एसी और डीसी में डीसी ट्रांसमिशन सस्ता होता है, क्योंकि इसमें केवल 2 कंडक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर मटेरियल की क्या हो रही, बचत हो रही है। और डीसी में 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ सिस्टम सबसे सस्ता रहे। ठीक है, एसी में ट्रांसमिशन के लिए डीसी एसी में ट्रांसमिशन के लिए 3 फेज 3 वायर सबसे सस्ता रहता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 फेज 4 वायर सबसे सस्ता होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारे पास थे, जो कि हमें किसमें करना चाहिए और किसमें नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ूंगा और आपको और भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम डीसी में क्या क्या बेनिफिट है। देखो, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ हम देखते हैं कि हम हाई वोल्टेज में ही क्यों ट्रांसमिट कर रहे हैं, हमें कम वोल्टेज में करना चाहिए। ट्रांसफार्मर की आवश्यकता हमें बार बार जितने जनरेट कर रहे हैं उसी में हम ट्रांसमिट कर लेना चाहिए हमें। लेकिन उसका मेन रीजन है, देखते हैं। ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज को ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप करने से
से वह करंट को स्टेप डाउन कर देता है। किसको? अगर वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है तो करंट कम हो जाएगी। क्यों? ट्रांसफार्मर क्या रहता है, पावर को कांस्टेंट रखता है। इसमें वोल्टेज या करंट किसी एक को बढ़ाएगा ट्रांसफार्मर, तो हमारा पावर सेम रहेगा। ठीक है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट हमारा कम हो जाएगा। करंट के अगर कम होता है तो कंडक्टर में जो रहेगा मटेरियल रहेगा वो कम हो जाता है। देखो पदार्थ का आयतन कैसे निकलता है ये, वी स्क्वायर में कैसे, 1/, इधर लिख लेते 1/, वी स्क्वायर कॉस फाइव स्क्वायर में आएगा। ये क्या है, वैल्यू पदार्थ का आयतन, इसके द्वारा कम हो जाएगा। कि हमने क्या करा कि जैसे जैसे हमने बढ़ाएंगे अगर वोल्टेज, ठीक है, तो हमारा इतना कम हो जाएगा पदार्थ में, ये कम हो जाएगा इसका पदार्थ। ठीक है, इस तरह से। तो आगे देखो, ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस कम हो जाता है। कैसा होगा, पावर लॉस भी इसका कम हो जाता है। यहाँ पे देखो ये कितना कम हो रहा, वोल्टेज बढ़ा तो हमारा इस स्क्वायर में पावर लॉस कम होगा। ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता बढ़ जाती है। अगर हम हाई वोल्टेज पे करेंगे तो उसकी दक्षता बढ़ जाएगी और वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा और लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन सुधर जाता है। ठीक है। तो क्या क्या है ये पॉइंट आप ध्यान देना। आप ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज बढ़ने पर इंसुलेशन तथा टावर आदि की कीमत बढ़ती है। वोल्टेज बढ़ने से इंसुलेशन रहेगा और जो टावर हम यूज करते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। आप देख रहे होंगे कि जो गांव में आते हैं वो छोटे एक पोल के ऊपर खड़ा रहता है, लेकिन उसमें क्यों खड़ा रहता हूँ, 11 केवी रहती है उसमें या 440 रहती, इस कारण से वो एक पोल में आ गया। लेकिन हम 500 केवी या 1200 केवी, 700 केवी, 765, 750 केवी हम अगर करेंगे, इतना वोल्टेज ज्यादा हाई रहेगा तो उसको तो टावर में भेजना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसकी क्या है, टावर की कीमत बढ़ेगी और उन इंसुलेशन भी बड़ा यूज करेंगे तो इंसुलेशन ज्यादा। अब हमें एक निर्भरता ये है कि भाई उसमें भी लॉस हो रहा है, इसमें भी लॉस हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि एक लंबाई को मेजर करते हुए कि भाई इतनी लंबाई मेजर मान के चलो, डिस्टेंस हमने रखा 15 से 30 किलोमीटर हमें ट्रांसमिट करना है। तो भाई इसमें ट्रांसमिशन एसी में करना अच्छा है या डीसी में करना अच्छा है, और इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए वो हमें देखें। तो हमने देखा ट्रांसमिशन में कि अगर 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में है तो हम तो यहाँ पर सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का ही यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, 11 केवी तक हम इसको ट्रांसमिट कर लो। अगर हम ज्यादा वोल्टेज को 30 किलोमीटर का देंगे तो भाई हमें हाई वोल्टेज करना पड़ेगा और उसके लिए ट्रांसफार्मर हमें आवश्यकता रहेगी स्टेप अप। उसके बाद बड़े पोल की आवश्यकता रहेगी, इंसुलेशन ज्यादा रहेगा। इसलिए हम क्या करें कि जो हमने प्रैक्टिकली करा और इसमें हमें इतने तक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा कि 30 से 60 किलोमीटर के बीच में अगर हमें सेंड करना है तो हमने क्या करा, 33 के भी वोल्टेज बढ़ा लेते हैं। तो एक ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है कि भाई इतने तक इतना हमें कितना करना है ये देखना है। 60 से अगर 80 60 से 100 किलोमीटर के बीच में रहेगा तो 66 केवी। अगर 100 से 200 के बीच में रहता है तो 132 केवी का हम यूज करेंगे। और 200 से 300 के बीच में रहेगा तो 220 का यूज करेंगे हम। 220 किलो वोल्ट का यूज करेंगे। 300 से 400 के बीच में रहेगा तो 400 वोल्ट का यूज करेंगे। और 400 से अधिक रहेगा तो वो 765 या 750 ये यूज करेंगे। ठीक है, 400 से ऊपर रहेगा तो 400 से ऊपर ये। ठीक है, 300 से 400 के तो 400 के भी। अब देखो, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के मुख्य भाग, अगर हम ओवरहेड ट्रांसमिशन में कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या मेन पार्ट्स रहते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, पोल का यूज करेंगे, टावर का यूज करेंगे। ठीक है। अब डायरेक्ट हम पोल को ऊपर ही कंडक्टर को सीधे नहीं रखेंगे, अगर सीधे रखते तो हमारा क्या है, कंडक्टर नीचे भी आ जाएगा उसका करंट। तो हम बीच में क्या इंसुलेशन का यूज कर रहे हैं, तो इंसुलेशन रहेगा, क्रॉस आर्म रहेगा। ठीक है, और कंडक्टर रहेगा। ठीक, तो ये हमारे पास रहेगी कंडक्टर क्रॉस आर्म एंड स्टे वायर रहेगी, बार बेट वायर रहेगी, जो कटीली वायर रहती है ना, की एक प्लेट लगी रहती है, डेंजर प्लेट रहेगी, उसको हम कटीली वायर से उसमें हम लपेट कर रखेंगे। लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करेंगे हम उसमें।
ताकि लाइटिंग अरेस्टर जब बिजली गिरने पे अगर उसके ऊपर गिरती है तो पूरे लॉस ना हो, लेकिन लाइटिंग अरेस्टर के द्वारा जितनी बिजली आ रही है सडनली वो उसको ग्राउंड कर दे। ठीक है, तो ये हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं हम, एक ये टावर मान लो छोटा सा, एक ही हमारे पास है पोल। पोल में हम जो कटीले जो डेंजर प्लेट का यूज कर रहे हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा 2.5 मीटर रहेगी। कितने हैं? 2.5 मीटर रहेंगे। और जो स्टे वायर रहेगी, ये स्टे वायर हमने ये यूज करी। ठीक है, ये स्टे वायर हमने यूज करी। तो ये 5। ठीक है, और ये हमारे पास लाइटिंग अरेस्टर हो गया। तो इसको देखना, अब ये टावर है, ओवरहेड अर्थ वायर सबसे ऊपर जो जाता है ओवरहेड अर्थ वायर बोलते हैं उसको। और ये हमारे पास आर्म यहाँ से रहेगी, और ये एक कंडक्टर रहेगा, ये इंसुलेटेड रहेगा। डिस्क इंसुलेटर का हमने यूज करा है। और यहाँ पर कंडक्टर रहेगा। ठीक है, क्लैंप पर लगे रहेंगे और उसको वहां पर रखेगा। ठीक, तो यह यहाँ तक थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंडक्टर कैसा होना चाहिए, टावर कैसा होना चाहिए, ये और इंसुलेटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कंडक्टर, कंडक्टर पदार्थ के गुण कैसे होना चाहिए। एक कंडक्टर जैसे कि एल्यूमिनियम लेंगे हम, और उसके बाद कॉपर लेंगे, अलग अलग, तो उसके गुण हमें ट्रांसमिशन लाइन में क्या होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है, उनको भी मैं बता देता हूँ कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज रहता है उच्च वोल्टेज का डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पूछता है, इसलिए मैंने लिखा है नोट्स पे शॉर्ट पे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो इसको हम इसमें जब रिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी अधिक होना चाहिए, चालकता हाई होनी चाहिए, तन्यता उसकी ज्यादा होनी चाहिए, हाई टेंशन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और विशिष्ट निम्न विशिष्ट गुरुत्व भार होने चाहिए। कैसे? निम्न विशिष्ट गुरुत्व भार होने चाहिए, ग्रेविटी कैसे होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, और उसका कास्ट मतलब कम होना चाहिए, मतलब मूल्य उसका कम होना चाहिए। ठीक है, तो चार पॉइंट याद रखना कि उसकी सबसे पहले तो कंडक्टिविटी है, टेंशन स्ट्रेंथ मतलब कम होनी चाहिए, ग्रेविटी भार में उसमें हल्के होने चाहिए, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, और लो कास्ट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर की बात करें, कॉपर की चालकता तो उच्च होती है, लेकिन इसकी तन्य और विशिष्ट गुरुत्व ठीक होते हैं। इतने अच्छे नहीं, लेकिन ठीक होते हैं। लेकिन कॉपर की कीमत क्या है, बहुत ज्यादा होने के कारण ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज नहीं करते, केवल इसकी वाइंडिंग के लिए ट्रांसफार्मर में यूज कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम दूसरे किस में यूज कर रहे हैं, मोटर की वाइंडिंग में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का भी कंडक्टर रहता है, एल्यूमिनियम की चालकता तो अच्छी रहती है इसकी, कॉपर की तुलना में 60% इसकी रहती है। कितनी? 60% रहेगी इसमें। लेकिन इसकी विशिष्ट गुरुत्व कीमत कम होते हैं, इसका भार कॉपर की तुलना में आधा होता है। ठीक है, लेकिन इसकी तन्यता कम रहती है, क्योंकि अगर हम सीधे इसको बिछा देंगे लंबे, तो उसके के पास पास में हमें पोल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समस्या है इसकी। तो ट्रांसमिशन लाइन में एल्यूमिनियम अकेले हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ में किसी दूसरे मटेरियल का यूज करें और हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं इसमें कि एससीएसआर कंडक्टर मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। इसमें क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम कंडक्टर ये चारों ओर हमने यहाँ यूज किया, चारों ओर एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज करें, और बीच में क्या करें हम, एक गैल्वेनाइज स्टील का यूज करें कोर का, क्योंकि वो मैकेनिकल उसको स्ट्रेंथ बना के रखेंगे। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर की तन्यता कम होने के कारण हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन में अकेले इसको यूज नहीं कर रहे, लेकिन उसकी तन्यता को बढ़ाने के लिए गैल्वेनाइज स्टील का यूज करेंगे। किसका? गैल्वेनाइज स्टील का यूज करेंगे। अतः गैल्वेनाइज स्टील कोर के चारों तरफ समान व्यास के एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज करते हम एससीएसआर कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एससीएसआर कंडक्टर के बारे में भी मैं आपको बताया। अब ट्रांसमिशन में इंडक्टेंस का मान बढ़ने से ट्रांसमिशन की क्षमता कम होगी। ये सही है, क्योंकि इंडक्टेंस के मान के बढ़ने से क्या होता है कि उसमें यह होगा कि इंडक्टेंस के मान बढ़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा कि वहां पे लॉसेस बढ़ेंगे, इसलिए उसकी इफिशियंसी भी कम हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया है ट्रांसमिशन लाइन का अभिलक्षणिक प्रतिबाधा के बराबर प्रतिरोध के साथ समाप्त करे तो री स्टेटिंग तरंग अनुपात न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन
में सबसे ज्यादा उपयोग एससीएसआर कंडक्टर का यूज करती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एससीएसआर कंडक्टर का यूज कहाँ यूज करता है, ट्रांसमिशन और या तो फिर ट्रांसमिशन में सबसे ज्यादा किस कंडक्टर का यूज करता है। एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम कंडक्टर इस स्टैंडर्ड रेनफोर्स स्टील रेनफोर्स होता है ना, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। ठीक है, तो जिस अब इसमें यह रहता है कि एल्यूमिनियम के कंडक्टर कितने यूज करें बटे में स्टील कंडक्टर की संख्या, ऐसे दर्शाएंगे उसको। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहीं तक था क्या आपने, यहाँ तक मैंने कर लिया था। थोड़ा सा मैं इसको एक एक्सप्लेन करता हूँ और यहाँ तक फिर वीडियो अपन यहीं तक रखेंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे रिवीजन के लिए, छोटे छोटे, तो आपको भी क्या रहेगा, इजीली आप देखते जाओगे। ठीक है, जैसे कि 7 स्टील का कोर यूज करें हमने 7 और 70 एल्यूमिनियम कंडक्टर हो, तो उसको हम 70/7 रखें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ट्रांसमिशन लाइन में स्टैंडर्ड रेशेदार कंडक्टर का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें लचीलापन होता है और मोड़ सकते हैं हम उसको। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड स्टील क्या होता है, जीएस बोलते हैं जिसको, जीएस, इसकी चालकता कम होती है और इसकी तन्यता ज्यादा होती है, कीमत कम होती है, अतः इसका उपयोग स्टे वायर में करेंगे हम, आर्थिंग में करेंगे और गार्ड वायरिंग में कर सकते हैं हम। इसके अतिरिक्त हम ज्यादा स्पान मतलब ज्यादा दूरी एक पोल का यूज करना चाहते हैं, तो ऐसी जगह पे भी, जैसे ग्रामीण होता है वहां पर हम कर सकते हैं, इसमें एल्यूमिनियम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कैडमियम कॉपर। कॉपर की तन्यता को बढ़ाने के लिए हम कॉपर के अंदर 2% किसको मिलाते हैं, कैडमियम को मिलाते हैं। इसको मिलाने से क्या होता है, इसकी तन्यता 50% तक बढ़ जाती है, लेकिन इसकी चालकता में कुछ कमी आ गई, वो 10 से 15% तक कमी आती है। तो ये टेलीफोन लाइन में यूज कर सकते हैं हम इसको। कहाँ पर, टेलीफोन लाइनों में इसका हम यूज करते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, टेलीफोन लाइनों में इसका यूज किया जाता है। अब देखो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इतना ही रखेंगे। उसके बाद पोल सपोर्ट, उसके क्या क्या गुण है उसको देखेंगे और वो कैसे रहते हैं और किस तरह से हम लगा रहे हैं, क्या समस्या आ रही है वो भी हम उसमें देखेंगे इसमें। ठीक है, तो आगे इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकूंगा, उसके बाद इसको पोस्ट करके दूसरा वीडियो में बनाऊंगा ताकि छोटे छोटे वीडियो आपको हेल्पफुल रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।